दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर करके 1235 तक भारत शासन अधिनियम तक भारत में जो जो संवैधानिक विकास हुए, प्रशासन प्रक्रिया में कुछ सुधार हुए तो कुछ जिसका प्रभाव निगेटिव पड़ा, कुछ पर पॉजिटिव पड़ा। तो इस तरीके से जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। उस समय जो है आपके गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल में। तो इसका जो कुछ 3-4 पॉइंट मेन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है कि उस समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण लिया गया था। और दूसरा जो है वह केंद्रीय शासन की नींव डाली गई थी और शासन को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, सेंट्रलाइज शासन की व्यवस्था की गई थी। और जो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, उसको मद्रास व बम्बई के गवर्नर के अधीन रखा गया था। और 4 सदस्यीय जो है कार्यकारिणी का एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। और यह जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी था यह वॉरेन हेस्टिंग के अधीन काम करता था। और इसमें क्या किया गया था, बाद में इसमें से एक कम कर दिया गया था। फिर बाद में आने वाले समयों में ये 4 सदस्यीय कार्यकारिणी जो परिषद हुआ करते थे उसे घसका दिया गया था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें जो है मुख्य न्यायाधीश हाई चैम्बर और लिमेस्टर को रखा गया था। इसके विरुद्ध जो अपील होता था, इससे कुछ गलतियां यदि होती थी, यदि कोई अपील करना चाहे तो वो लंदन में होता था, प्रीवी काउंसिल में इसकी अपील की जाती है। और शासन चलाने के लिए 2 बोर्ड बनाया गया, एक तो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और आगे चल करके इसको अलग अलग कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग कर दिया गया। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये, जैसा कि हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा है कि गवर्नर जनरल में 4 कार्यकारिणी लोग शामिल रहेंगे, जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी लोग रहेंगे उसमें से एक जो है उसमें से घटा दिया गया। और दूसरा जो बदलाव किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू वो है कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि व्यापारिक कार्य जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे और जो राजनीतिक कार्य है वह आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा संभाला जाएगा, यानी कि उसके अधीन रखे जाएंगे। यदि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 1793 का एक्ट। इसमें कुछ था ही नहीं, तभी कुछ सही सलामत चल रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया कि आगे 20 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। फिर आया 1813 का एक्ट। इसमें क्या किया गया कि कंपनी प्रशासन का भार जो है, शासन का जो खर्च आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था, जिसके लिए क्या किया गया, व्यापार जो है सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, ब्रिटेन के सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिसको व्यापार करना है करिए, जिसको व्यापार नहीं करना है वो तो स्वाभाविक है नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ इनके साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार बना दिया गया। इनके साथ जो चाय का व्यापार होता था इसमें ब्रिटेन का एकाधिकार था। इसके साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई है कि भारत में ईसाई धर्म का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। और साथ ही शिक्षा में 1 लाख रुपये का व्यय करने का प्रावधान था 1793 के एक्ट में। और इसे जो है शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश के द्वारा यह प्रथम योगदान के रूप में भी देखा जाता था। इसके पहले ब्रिटिश के द्वारा शिक्षा पर कोई खर्च नहीं किया जाता था।
नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इसमें लाया गया। तो 1833 में जो है, जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने। साथ ही टीवी मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिसे कार्यकारिणी में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। साथ में जैसे कि मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया था। और मैकाले जो है वह कंचन के शिक्षा सिद्धांत यानी कि अधोमुखी सिद्धांत को भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, और साथ ही इन्होंने ब्रेन थ्योरी को भी लाया था। और इन्हीं के चार्टर एक्ट के तहत ही कुछ अन्य सुधार हुए थे, जैसे कि सती प्रथा, दास प्रथा और कन्या बंधु जैसे कुप्रथाओं को अवैध घोषित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस काम के लिए हुआ करता था? जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका व्यापारिक कार्यों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और पीडब्ल्यूडी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, और सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो डलहौजी थे और इन्हीं के शासनकाल में, आपका डलहौजी के शासनकाल में ही वुड डिस्पैच आया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और डलहौजी के शासनकाल में ही सिक्किम का भारत में विलय भी हुआ। अब है 1858 का अधिनियम। इस समय विद्रोह भी हुए थे भारत में, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, तो उस समय प्रशासन में थोड़ी बदलाव की आवश्यकता थी। बदलाव की आवश्यकता ये थी कि जो पहले से जो बने थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा शासन को चलाया जा रहा था, इसको समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा कहा गया कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगा। साथ ही इसमें क्या किया गया, अब ब्रिटिश जो ब्रिटिश ताज यानी कि जो इंग्लैंड से शासन हुआ, वहां पर जो उसके बाद क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया, और जो ब्रिटेन की महारानी थी उसके अंतर्गत भारत के शासन को चलाया जाने लगा। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था उसको कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय के रूप में, और लॉर्ड कैनिंग जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब उसे वायसराय के रूप में जाना जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। और ये काफी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके अलावा भारत सचिव का पद को सृजित यानी कि बनाया गया। भारत सचिव का पद, ये सचिव है, भारत सचिव का पद बनाया गया, जिसमें कार्यकारिणी में 15 सदस्य में से 7 मनोनीत और 8 निर्वाचित थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। और इसके अलावा उसी के आसपास शिक्षा में भी कुछ सुधार हुए 1858 के एक्ट के तहत ही। तो क्या हुआ था कि चार्ल्स वुड जो है वो शिक्षा में सुधार के लिए
जाने जाते हैं और इन्होंने प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसे मातृभाषा में देने का निर्धारित किया और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। और उसी समय बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। नेक्स्ट है 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता था और बाद में बंगाल विभाजन के बाद 1911-12 के आसपास कलकत्ता से हस्तांतरण यानी वहां से बदल कर करके दिल्ली कर दिया गया था। इसके अलावा जो है वायसराय और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 के मध्य रखी गई और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जैसे कि अभी आपका राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उसी तरीके से उस समय 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, जो 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता है। विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई थी, यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि ये 85 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुधार जो है वह निरंतर तीव्र स्तरों पर होने लगा और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया, अर्थात बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी को गैर सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ सकें। इसे बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। मत देने से ही पता चलता है कि आपका कौन सा रूल सही है, कौन सा रूल गलत है, आप कहाँ कितने खर्च कर रहे हैं, वो खर्च सही है या नहीं है, तो ये मत देने से ही पता चलता है। लेकिन सिर्फ बहस करने का अधिकार था और मत देने का अधिकार नहीं था। आगे फिर आया 1919 का पार्लियामेंटो सुधार। इसमें थे सचिव के रूप में जो है वो जॉन मार्ले थे और वायसराय उस समय लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे। इन्होंने क्या किया था, पार्लियामेंटो सुधार, इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन का ये मतलब था कि हिंदू के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था होगी और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था होगी, जिसको कि सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया। और एसपी सिन्हा को वायसराय परिषद या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया था। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि एसपी सिन्हा को आपका कब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो पार्लियामेंटो अधिनियम के समय ही एसपी सिन्हा को वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में आपको शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। और इसी समय और फिर आया नेक्स्ट है पार्लियामेंटो सुधार के बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम। यह 20 अगस्त 1917 को प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि द्वैध शासन जो है उसको लाया गया और इसके जनक जो थे लियोनिल कार्टिस थे। ये काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है, तो लियोनिल कार्टिस हैं। और जो है उस समय 2 भागों में जो भी काम थे उसे कुछ 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। और जो आरक्षित विषय थे जो कि इम्पोर्टेंट थे वो सब रखा गया, वो सब गवर्नर जनरल के अंडर था, जैसे कि रक्षा हो गया, वित्त से रिलेटेड हो गया, जेल हो गया, पुलिस हो गया, विदेशी संबंध हो गया, ईसाइयों के लिए कानून, अंग्रेजी शिक्षा, सिंचाई आदि, ये सब आरक्षित रखा गया। इस पर गवर्नर जनरल
कानून बना सकता है, लेकिन जो हस्तांतरित थे वो सबको दे दिया गया, वो सबको बाहर निकाल दिया गया, जैसे स्थानीय शासन, मनोरंजन, कृषि, सहकारिता और पर्यटक, ये सब हस्तांतरित थे। और इसके अलावा भारत में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, जिसमें एक सदन केंद्रीय विधानसभा जिसमें कि 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत सदस्य थे, और दूसरा सदन राज्य परिषद रखा गया जिसकी सदस्यता 60 रखी गई। इसमें से 27 मनोनीत और 33 निर्वाचित सदस्य रखे गए। ब्रिटेन में एक हाई कमीशन पर पद सृजित किया गया, ये पद सृजित किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के साथ मिलकर कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी, और भारत इसका सदस्य 1949 यानी जब भारत आजाद हुआ उसके बाद बना। और इसी समय एक फेडरल लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था, आपका 1919 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। और आगे देखते हैं इसमें, इसी में 1919 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन का भी विस्तार किया गया था, और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 से प्रारंभ हुआ और 1 अप्रैल 1935 तक चला। और बाल गंगाधर इस संदर्भ में कहते हैं कि यह अधिनियम, इसे जो है यह बिना सूरज का अंधेरा वाला अधिनियम इसे कहा गया। इसकी समीक्षा के लिए 10 साल के बाद एक रॉयल कमीशन का भी गठन किया गया है। महिलाओं को सीमित क्षेत्र में मतदान डालने का अधिकार दिया गया। तो इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को मतदान डालने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को मतदान डालने का अधिकार दिया गया था। अब जो लास्ट है इससे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड। तो उस समय दोस्तों चल रहा था 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन आ गया था जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और 31-32 में जो है गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। तो इन सभी अधिनियम में और जो अधिवेशन और नेहरू रिपोर्ट में जो फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी उससे रिलेटेड कुछ भी जो प्रावधान थे उस सरकार के पास रखा गया, और इससे रिलेटेड कुछ सुधार किए गए, जैसे कि प्रांतों में द्वैत शासन को हटा करके केंद्र में लाया गया, और शक्तियों का जो है विभाजन किया गया। और शक्तियों का विभाजन के तौर पर आज भी यही 1935 के अधिनियम के तहत जो स्टेट और केंद्र के बीच जो शक्तियों का विभाजन है इसी के आधार पर लाया गया था, जिसमें से केंद्र राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो केंद्र सूची में उस समय 97 विषय थे, राज्य सूची में 67 और समवर्ती में 47 विषय थे, जिस पर कि राज्य सूची के विषय में राज्य अपने तरीके से कानून बना सकता था, और केंद्र सूची के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट या उस समय जो केंद्र में जिसकी शासन थी गवर्नर जनरल की, वो अपने तरीके से कानून बना सकते थे, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर करके कानून बना सकते थे अपने अपने तरीके से। और इसके अलावा जो है 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में भी संभव थी, और रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये आपका 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और फिर उत्तरदायित्व शासन का विकास किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक रखा गया। केंद्रीय एवं राज्य विधायकों का भी विस्तार किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक ऐसी मोटर कार की संज्ञा दी जिसमें
जिसमें ब्रेक अनेक थे लेकिन इंजन नहीं था, और इसका लगभग 2/3 भाग आगे चल करके संविधान में रखा गया, और यह अधिनियम अन्य की तुलना में महत्वपूर्ण है या रहा। तो दोस्तों, आपको ये सेशन यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।